हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर लघुत्तरीय प्रश्न को भी लेकर के आइए, ठीक है। तो आज का ये सेशन और ये वीडियो का पूरा टॉपिक आप लोग के लिए बेहतरीन होने वाला है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था, जो कि हमारा चैप्टर 1 है अर्थव्यवस्था का, उसके लघुत्तरीय प्रश्न और सम वीवीआई टॉपिक्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा और थंबनेल में आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो सारे टॉपिक को भी क्लियर करेंगे और बुक का जो हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है चैप्टर 1 में, वो सारा यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे न्यू हैं वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों के पास शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए सबसे पहले हमें इसमें जानना है, चैप्टर 1 में हमारा चैप्टर का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे उपनिवेश, कुछ परिभाषा हम लोग जान लेंगे 10-12, उसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को भी क्लियर करेंगे। तो जानते हैं पहले उपनिवेश क्या होता है। चलिए इसके परिभाषा को जानते हैं कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर नियंत्रण स्थापित करना ही क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। मतलब कि एक तरह से हो गया कि शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब हो गया उस पर धौंस जमाना, अपना रौब जमाना, ठीक है। उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, उपनिवेश, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे नोट्स बनाना चाहेंगे वो बनाते चलेंगे, क्योंकि इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही एकदम सरल ढंग से इसके उत्तर को हम लोग जानेंगे, ताकि बच्चे के दिमाग में ये सारे प्रश्न एग्जाम तक कम से कम रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक इसमें हमारा आर्थिक क्रिया क्या होती है, ठीक है। आर्थिक क्रिया हम लोग किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया से हमें आय प्राप्त होती है, या मतलब रुपया प्राप्त होती है, कुछ आय का प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उपनिवेश, यहाँ पढ़ा आर्थिक क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक हमारा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए अब अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका का मतलब हुआ यहाँ पे अपना जीवन काल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ा जिस क्रिया से हमें क्या होती है, आय प्राप्त होती है। और अर्थव्यवस्था जो होता है वो आर्थिक क्रियाओं का ही एक ऐसा संगठन होता है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। हमारा चौथा टॉपिक देखिए क्या कह रहा है। देखिए काफ़ी अच्छा टॉपिक ये भी है, और जो भी वीवीआई रहेगा उसको हम लोग बीच बीच में वीवीआई करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए इसको वीवीआई कर दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में ये बहुत बार पूछता भी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। वैसे तो आपका पूरा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी हम लोग करवाएंगे और नोट्स भी देंगे, और प्लस आगे आने वाले एग्जाम के टाइम में गैसिंग क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा जापान, ठीक है। तो जापान जो देश है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक यानी पांचवें टॉपिक पे। तो देखिए हमारा पांचवा टॉपिक क्या कह रहा है। तो पांचवा टॉपिक हमारा है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं कि जिसमें उत्पादन के साथ संचालन सरकार करती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कि चीन, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा चीन आ जाएगा। देखिए ऊपर क्या था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जापान, यहाँ आ गया हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था कि जिसमें उत्पादन के साधनों का संचालन, मतलब उसका कार्यभार जो है वो किसके पास होता है, सरकार करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे में एग्जांपल में चीन, ठीक है। यहाँ पे पूंजीवादी में कौन आ जाएगा, जापान, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीन। अब अगला देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया टॉपिक आ गया हमारे सामने, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। इसको आप लोग भी कर लीजिएगा, जो भी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे, और अच्छे से याद कर लीजिएगा।
तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का नियंत्रण जो है सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है। ठीक है, इसमें था ऊपर वाले में था पूंजीवादी में किसके पास, सिर्फ व्यक्ति के पास, इसमें था सिर्फ सरकार के पास। अब इसमें मिश्रित में दोनों का होता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जीता जागता एग्जाम्पल भारत। ठीक है, तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी क्वेश्चन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इसमें भी काफी अच्छे अच्छे प्रश्न भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, यानी कि 7वां नंबर टॉपिक काफी अच्छा है। देखिए समावेशी विकास क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका आंसर होगा जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है समावेशी विकास कहलाता है। यहाँ पे सभी वर्गों का अर्थ हो गया जैसे कि जितने भी वर्ग हैं, दलित वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, कुल वर्ग, ऐसा करके जितने भी वर्ग है समाज में। ठीक है, जितने भी जाति वर्गों के लोग हैं, श्रमिक वर्ग, सभी को लाभ मिलता है, उसमें क्या आ जाता है, समावेशी विकास कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए एक होता है आर्थिक विकास क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। आर्थिक विकास जिस प्रक्रिया द्वारा वृद्धा काल में मतलब कि बुढ़ापे में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होती है, बढ़ती है, आर्थिक विकास कहलाता है। क्या था, देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा वृद्ध काल में यानी कि युवा के बाद, ठीक है, वृद्ध काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होती है, बढ़ती है, आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा ये 8वां टॉपिक। आगे बढ़ते 9वें टॉपिक पे। तो कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप करके नहीं आगे बढ़ेंगे, सारे बच्चे अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करेंगे और आगे हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछता है और आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए टॉपिक वो है आर्थिक नियोजन क्या होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास क्रिया में प्रयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। विभिन्न विकास क्रिया में, ठीक है, जो जिस क्रिया में विकास होता है उसमें प्रयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए काफी अच्छा टॉपिक आ गया हमारा, वस्तु विनिमय क्या है, या इसे हम लोग आगे डिटेल से कह सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। मुद्रा के विकास से पहले, जब मुद्रा का विकास हमारे देश में नहीं हुआ था, उससे पहले वस्तु से वस्तु का लेन देन करना क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता था कि मैं तुम्हें ये वस्तु दे देता हूँ, तुम उसके बदले में मुझे कोई और वस्तु दे दो, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां टॉपिक देखिए काफी अच्छा टॉपिक है। अब हमारा आ गया, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे 9th में, ठीक है, एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। अगर आपसे आप तो इसके बारे में जानते होंगे सारे बच्चे, लेकिन इसकी परिभाषा को बहुत ही बच्चे कम जानते होंगे। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। एटीएम क्या होता है, तो बैंक के जिस स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीएम। हर समय का मतलब यहाँ हो गया 24 घंटे, ठीक है, दिन हो या रात हो, एटीएम कहलाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 12वें टॉपिक पे। तो देखिए 12वां टॉपिक में हमारा काफी अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा है जो कि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग वीवीआई कर दीजिएगा, काफी अच्छा टॉपिक है। टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय क्या है। तो चलिए राष्ट्रीय आय जानते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, उस देश में एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि मौद्रिक मूल्य का अर्थ हुआ मुद्रा के रूप में जो उसका मूल्य होता है। क्लियर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी आने का चांस है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा और भी अच्छा है, इसको भी हम लोग वीवीआई करेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाता है। ठीक है, इसे भी आप लोग वीवीआई कर दीजिएगा। और सारे बच्चे अंत में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उन्हें ये टॉपिक कैसा लगा सारा हमारा इस वीडियो का।
चलिए हमारा टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय क्या है या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर जानेंगे कि राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से, हमारे देश की किसी भी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए अभी ये वीडियो और थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें और भी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे और थोड़े से कुछ जो हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर में उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14वें टॉपिक पे। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 14वां टॉपिक है, काफी अच्छा ये है, आधारिक संरचना किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, आधार का मतलब उसका जड़ कह सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आधारिक संरचना। जैसे कि हमारा बिजली, अगर बिजली नहीं होगा तो हमारे देश का विकास एकदम से थम जाएगा। तो इसी के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे आर्थिक विकास के क्या है, देश के आधार माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इस टॉपिक का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 2-3 टॉपिक और पढ़ना है, उसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न पे आ जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, देखिए गरीबी रेखा क्या होती है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। गरीबी रेखा, इसका आंसर होगा, देखिए परिभाषा कि एक सामान्य सीमा स्तर जिसके नीचे रहने वाले लोग, इसके नीचे रहने वाले लोग जो हैं अपनी मूलभूत आवश्यकता से क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं, मतलब उन्हें वो सुविधा मिल नहीं पाती है, उसे क्या कहते हैं, गरीबी रेखा कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, एक सामान्य सीमा स्तर जिसके नीचे रहने वाले लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता से वंचित रह जाते हैं, क्या कहलाते हैं, गरीबी रेखा कहा जाता है उसे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक हमारा छोटा सा है, अच्छा टॉपिक है, नरेगा क्या होता है। ठीक है, नरेगा, इसके बारे में और भी आगे हम लोग डिटेल से इस ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि एक ग्रामीण राष्ट्रीय योजना, नरेगा क्या होता है, एक ग्रामीण राष्ट्रीय योजना होता है। इसका फुल फॉर्म भी हम लोग इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे और उसको क्लियर करेंगे। तो पहले इसके परिभाषा को जान लीजिए कि एक ग्रामीण राष्ट्रीय योजना जिसमें मजदूरों को वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों का, 100 दिनों का रोजगार और न्यूनतम मजदूरी क्या की गई है, निर्धारित है, उसे क्या कहा जाता है, नरेगा कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और इसका आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को क्लियर करेंगे। तो देखिए लास्ट टॉपिक हमारा है, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। चलिए इसके आंसर को जानते हैं, जिसके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र से क्या आता है, कच्चा माल आता है, कृषि जनित उद्योग कहलाता है। जैसे इसके एग्जांपल में कह सकते हैं हम लोग आम से अचार बनाना। ठीक है, तो कृषि के रूप में अचार का जो आम है वो कच्चे माल के रूप में आता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, आम से अचार बनाना। ठीक है, अब हम लोग देखिए कुछ 2-3 और टॉपिक जो हमारा बीबीए ऑब्जेक्टिव वाला है जिसमें हमारा नरेगा भी आएगा, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हो। तो ये वाला टॉपिक आप लोग का क्लियर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन करके आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग एपीएल के बारे में जानेंगे कि एपीएल, बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे, तो आज हम लोग इसको एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए एपीएल का सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे, एबव पॉवर्टी लाइन, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है हिंदी में कह सकते हैं गरीबी रेखा के ऊपर, एबव मतलब ऊपर होता है। दूसरा हमारा है बीपीएल। ठीक है, जैसा कि हम आप लोग का कार्ड बनता होगा गांव गांव में, एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड। तो बीपीएल का अर्थ हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे। क्लियर है, बेलो का मतलब नीचे हो गया, एबव का मतलब ऊपर हो गया। तो बीपीएल बेलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल गरीबी रेखा के ऊपर, एबव पॉवर्टी लाइन। अब हम लोगों का ये तीसरा टॉपिक जो लास्ट है हमारा, वो नरेगा, जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, नरेगा क्या था, 100 दिनों की न्यूनतम गारंटी योजना थी। तो नरेगा का अर्थ हो गया हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय, नेशनल का अर्थ हो गया राष्ट्रीय, रूरल का मतलब ग्रामीण, ये देखिए रोजगार गारंटी अधिनियम, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार गारंटी अधिनियम, एक्ट का मतलब अधिनियम। क्लियर है, यानी न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार इसमें मिलती है, 100 दिनों का। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आप लोग थोड़ा सा और देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ और अच्छे प्रश्न जो कि आपको बुक में देखने को मिलेंगे, जो कि हमें पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, तो वो हम लोग क्लियर करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 1 का लघुत्तरीय प्रश्न में भी आएगा। तो देखिए अब हमारा ये बुक सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से।
तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला प्रश्न आज का हमारा जो कि आपके बुक में दिया होगा लघु उत्तरीय वाले में कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जिन बच्चों ने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा होगा उनका तो ये ऐसा ही क्लियर हो गया होगा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। क्लियर है, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक ऐसा संगठन है आर्थिक क्रियाओं का जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का इसमें आ गया मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का अधिकार जो होता है वो सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग का प्रश्न भी आ गया चैप्टर वाइज बुक सॉल्यूशन जैसा कि हम लोग करेंगे टोटल, तो उसमें हमारा ये वाला टॉपिक आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक हमारा इसमें है सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है, तो चलिए इसके आंसर क्या होगा, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं जो है वो बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए ही पूरी की जाती है। क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, भावी पीढ़ी, ठीक है, बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए। अच्छे से ये टॉपिक समझिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला हमारा देखिए दो और टॉपिक इसमें पढ़ना है, तीन और टॉपिक पढ़ना है, तो हमारा ये चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए चौथा टॉपिक हमारा इसमें है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, देखिए मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर यानी कि शिक्षा के स्तर और उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, मानव विकास रिपोर्ट की परिभाषा हो गया। क्लियर है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा आर्थिक नियोजन क्या है। ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, तो एक बार फिर से जब आ गया तो फिर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं आर्थिक नियोजन क्या होता है। देखिए इसके आंसर को जानते हैं, आर्थिक नियोजन क्या है। हमारा 5वां प्रश्न है, इस टॉपिक में हमें 6 प्रश्न पढ़ना था लघु उत्तरीय वाले में, जो कि आपके बुक में दिया है। तो जिन बच्चों को सॉल्यूशन चाहिए वो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया या विकास की क्रिया में क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा 5वां टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे आज के इस टॉपिक के लास्ट प्रश्न पे, यानी लास्ट लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जो कि हमारा बुक सॉल्यूशन में दिया गया है। तो उम्मीद है मुझे कि ये आप लोग का सेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा A to Z स्टार्टिंग से। तो आप लोग लास्ट में लाइक बटन दबाना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए आज का लास्ट टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा आधारिक संरचना किसे कहते हैं। ठीक है, आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डाले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं कि जो तत्व देश के आर्थिक विकास का आधार हैं उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे में हम लोग जानते हैं, देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, जो देश के आर्थिक विकास का आधार है। पीछे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था बिजली, इसमें हो जाएगा हमारा एग्जांपल में बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। अगर इतना चीज किसी भी देश में ना हो तो उसकी आधारिक संरचना बिल्कुल ही ठप पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे किसी भी देश के जो विकास का है वो क्या है, आधार माना जाता है, यानी कि जड़ माना जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन। तो सारे बच्चे हमें कमेंट में कमेंट कर बताएंगे कि उन्हें ये सेशन कैसा लगा, और भी इसी तरह के वीडियोस लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।